So hi guys, what's up? This is Deepak Tripathi from NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर. So guys, आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मेरे बैचमेट प्रांजल मिश्रा, जो कि वन ऑफ द टॉप रैंकर है एमपीएमएसयू मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारे मध्य प्रदेश की है. और इनकी नीट ईयर थी 1000 के राउंड, और ये जबलपुर से केवल इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने जिपमर में सिलेक्शन लिया था. बट अभी ये एनएससी मेडिकल कॉलेज में है. ऐसा इन्होंने क्यों किया? जिपमर और एम्स छोड़ के, एम्स भी सिलेक्टेड थे, तो इसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन. बट अभी जो है बात करने वाले इस वीडियो में अपन कि जो हमारा क्या बोलते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो मतलब बुक्स रहती हैं उसके रेफरेंस में, तो अपन रिकमेंड करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमको कौन कौन सी बुक्स राइटर की पढ़नी चाहिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में. तो अपन पूरा वही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो प्रांजल, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो न्यू कमर्स आते हैं, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जिनका रहता है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, क्योंकि वो मेडिकल लाइफ में फर्स्ट टाइम आते हैं और उनको चीजें कोई पता नहीं रहती, वो नए नए रहते हैं. और अपन क्या बोलते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स वो देख कर उनके तो पहले ही मतलब वो परेशान हो जाते हैं. तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उनको कैसे डील करना चाहिए? तो और तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी फर्स्ट ईयर के लिए, तो जिससे आप मतलब एमपीएमएसयू में टॉप रैंक हासिल कर पाए हो? तो क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आप शेयर करिए थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू. जी देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कांग्रेचुलेट ऑल द 20 बैच स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज ये एक नई जर्नी शुरू हो रही है, मेडिकल जर्नी, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम फॉर स्कोरिंग वेल इन नीट एंड फॉर गेटिंग अ मेडिकल कॉलेज, एंड आई वुड लाइक टू विश देम द बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर. अब जैसा कि आपने बात करी स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग, तो सबसे पहले हमारी बात ये आती है कि व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रैटेजी, क्या जरूरत है एक स्ट्रैटेजी बनाने की? क्योंकि हम 11th-12th में भी पढ़ते थे, एंड 11th-12th में भी हम ऐसे ही पढ़ के कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ के छोटी छोटी हम पास हो जाते थे. और वही मेन कहने का मतलब ये है कि देखो यार, 11th-12th का क्या रहता था, एनसीईआरटी रहती थी, एनसीईआरटी इतनी मोटी रहती थी, तो अपन उतना ज्यादा मतलब क्या बोलते परेशान नहीं होते थे. बट जो मेडिकल फील्ड है यार, मेडिकल फील्ड में हमको 19 सब्जेक्ट पढ़ने एमबीबीएस में, और हर एक सब्जेक्ट की मतलब बहुत सारी बुक्स हैं. तो वही कहने का मतलब है प्रांजल का कि जो चीजें है ना, अपन को मतलब एक स्ट्रेटजी वे में रखनी है. तो यार बताओ आप, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है ना मेडिकल फील्ड में, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत वास्ट होता है और उतनी सारी चीजों को अगर आपको अपने दिमाग में रखना है, आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं और उसको एक लंबे समय तक रिटेन करना है, तो आप बिना स्ट्रैटेजी के उस तरह वो चीज नहीं कर सकते. क्योंकि और ये चीज सभी पे अप्लाई करती है एक्चुअली, चाहे वो टॉप रैंकर हो, वो टॉप 100 रैंकर हो, या चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, या चाहे वो एक बॉटम टेल एंडर हो. जैसे कि एक कहावत है कि एक हिरण जब एक जंगल में उठता है सो के, तो वो ये सोचता है कि आज अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा. और जब एक शेर जंगल में उठता है तो वो ये सोचता है कि आज अगर मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा. सो हिरण हो या शेर, भागना तो पड़ेगा. तो आप कोई भी हो, टॉप रैंकर्स हो या फिर हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो या प्रांजल मिश्रा जैसे टॉप रैंकर्स हो, स्ट्रेटजी तो भैया बनती है. अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो फिर आपका कोई मतलब नहीं, आप लास्ट में परेशान हो जाओगे. ओके, तो सबसे पहले अगर हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज, सबसे लॉजिकल स्टेप यही होता है कि वी शुड मेक अ लिस्ट, वी शुड एनालाइज कि हमें सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं, है ना. कि सबसे पहली चीज आपको यही पता होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है ना. तो जो हमारा एनएमसी का करंटली जो सिलेबस है, करिकुलम है फर्स्ट ईयर का, उसमें फर्स्ट ईयर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. वी हैव एनाटॉमी, वी हैव फिजियोलॉजी, वी हैव बायोकेमिस्ट्री, एंड वी हैव अदर सब्जेक्ट्स. एडकॉम है, वो एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे हम पेशेंट को डील करें वगैरह सब कुछ है. तो एडकॉम तो इट्स लाइक कि उसके लिए वी डोंट नीड अ पर्टिकुलर बुक की जरूरत नहीं है. मतलब एक लिमिटेड उसका कॉलेज में मतलब क्या बोलते हैं ड्यूरेशन लेक्चर रहता है 34 आवर्स का, तो वो तो कॉलेज फैकल्टी ही कवर कर देते हैं उसका, और सीनियर भी बता देते हैं यार, सीनियर इसीलिए रहते हैं मेडिकल कॉलेज में. एग्जैक्टली. तो ये तो वो कवर कर लेते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो 3 सब्जेक्ट्स में हमें बहुत विजिलेंट होकर पढ़ाई करनी पड़ती है कि हम प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट्स बनाते हुए पढ़ें,
और हम सिर्फ रटे ना फर्स्ट ईयर में, ऐसा ना हो कि सिर्फ रटी हुई नॉलेज हो, क्योंकि वो कोई काम नहीं आने वाली आगे जाके, और ये नॉलेज आगे काम आनी है इन सब्जेक्ट्स की। तो ऐसे में फिर क्या होता है, हमें इस तरीके से पढ़ना होता है कि हम अपना फर्स्ट ईयर तो पास कर ही रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर पास करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भी है और डिफिकल्ट भी है, वी ऑल नो, पता ही है सबको कि ऑब्वियसली, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं रहता है और आते ही है तो मतलब मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का इतना कोई अंदाजा नहीं रहता है, और फिर पूरा लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं पूरे साल की यार क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो वो भी एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को पढ़ना भी चाहिए। तो एक तो वो चीज रहती है कि हमें फर्स्ट ईयर निकालना है, एंड द सेकंड थिंग इज कि हमें आगे जाके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे जो पीजी एग्जामिनेशंस होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो इंडिया का ही हो, चाहे वो नेक्स्ट हो, या INI-CET हो, चाहे वो बाहर के प्लैब हो, USMLE हो, कोई भी हो, सब में हमें ये आगे जाके काम तो आने ही, क्योंकि इसके बिना आपको पीजी नहीं मिलने वाली। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो स्टडी है वो इन दोनों ही पर्पसेस को फुलफिल करते हुए हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो दोनों पर्पसेस होते हैं वो म्यूचुअली थोड़े से एक्सक्लूसिव होते हैं, उन मतलब थोड़ा सा मेथड जो होता है वहां तक पहुंचने का वो अलग होते हैं दोनों में। यूनिवर्सिटी पास करने के लिए जो आपका पैटर्न होना चाहिए वो थोड़ा अलग होता है, और पीजी के लिए जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ऑब्वियसली क्या यूनिवर्सिटी का देखो क्या रहता है मेन, मतलब क्या रहता है यूनिवर्सिटी में अपन जैसे लाइक 10th एंड 12th बोर्ड रहता है, उसमें कुछ मतलब ऐसा रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह ये सब कुछ मतलब उसमें मिलजुल के रहता है, और प्लस वो रिटर्न रहता है। और जो नीट पीजी या नेक्स्ट के लिए वो एमसीक्यू लाइक नीट यूजी के लिए जो आपने एग्जाम दिया था। तो बेसिकली हमको मेन वही है, दो मेन रहना चाहिए, एक प्रॉप के लिए जो रहती है बुक्स और एक नीट पीजी और नेक्स्ट की। तो अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी हमको प्रिफर करनी चाहिए एग्जाम के लिए और कौन कौन को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है। तो यार सबसे पहले देखो यार कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर कि रेफरेंस बुक्स कौन सी पढ़े या मतलब और मेन बुक्स, क्योंकि लोग मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेन बुक से हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, या फिर हमको रेफरेंस बुक भी पढ़नी चाहिए, या क्या रेफरेंस बुक मतलब हम केवल पढ़ लें तो हमारा जो सब कुछ है तो हो जाएगा। तो आप इसके बारे में बताओ कि मतलब मेन बुक्स क्या होती है और रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, और हम कौन कौन से उसमें सिनारियो में हमको क्या यूज करना चाहिए। ओके, तो मेन बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स का एक्चुअली ये सिस्टम रहता है कि मेन बुक पे पहले बात करते हैं। तो मेन बुक क्या होती है, इट्स बेसिकली योर रेफर्ड बुक, प्रेफर्ड बुक, जो कि जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होता है, जनरली जो आपका कॉलेज होता है उसी की जो प्रेफर्ड बुक होती है, जो हमारे फैकल्टी प्रेफर करते हैं, वो आपकी मेन बुक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर MP के कॉलेजेस की बात कर लें तो विश्राम सिंह, या इवन ऑल ओवर इंडिया विश्राम सिंह या BDC या विश्राम सिंह, एनाटॉमी में यही दो में से कोई एक बुक प्रेफर्ड बुक होती है, और वो पढ़ाते भी उसी पे बेस्ड रहता है पूरा। तो ये जो बुक होती है दिस इज आवर मेन बुक, एंड मेन बुक इंपॉर्टेंट इसलिए होती है बिकॉज दिस इज द बुक जो कि हमें बाय हार्ट पता होनी चाहिए। दिस इज द बुक जिसके बारे में हमें वी शुड नो इट थ्रू एंड थ्रू, कवर टू कवर रीडिंग होनी, उसकी एक एक चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए कि क्या है उसमें। और ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक भी होती है एक्चुअली। जनरली मेन बुक जो होती है वो कोई इंडियन ऑथर बुक होती है, और इंडियन ऑथर ना भी हो तो वो कोई बहुत ही बेसिक लेवल की बुक होती है, जो आपको स्टार्टिंग से इनिशियल फाउंडेशन से आपको बिल्ड करके चलाती है। तो जैसे देखो मतलब आप समझो एक 11th-12th के बेसिस में, जैसे आप क्या बोलते हैं NCERT थी, तो एक हमारी NCERT एक मेन बुक थी हमारे मतलब MBBS में सिलेक्शन के लिए। बाकी फिर अपन मतलब जो रेफरेंस बुक्स थी, प्रदीप वगैरह बहुत सारी बुक्स आती थी, तो उसका ऐसा जरूरी नहीं था, जब तक आपको NCERT कवर करनी थी उसके बाद अपन यूज कर सकते थे। वैसा जस्ट लाइक MBBS में भी है कि अपन को सबसे पहले मेन बुक्स कवर करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेप्थ में जा सकते हो। भाई मैंने तो रेफरेंस बुक्स नहीं यूज की है, थोड़ी बहुत देखी है, बाकी प्रांजल ने तो पूरी क्लियर की हुई है, रेफरेंस बुक्स भी यूज की है प्रांजल ने। नहीं, बट मैं उसमें भी ये बोलना चाहूंगा कि रेफरेंस बुक्स जो होती हैं वो एक्चुअली मैंने तभी पढ़ी, मैंने भी या कोई भी अगर किसी को भी अगर पढ़ना चाहिए तो वो तभी पढ़ना चाहिए जब आपकी मेन बुक से आपके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। क्योंकि अगर आपने मेन बुक कवर नहीं की अपनी तो फिर क्या होता है ना, फाउंडेशन नहीं रहती, तो आप ऊंचा पढ़ते रहो और आपकी फाउंडेशन ना हो तो वो कोई मतलब नहीं रहता। तो रेफरेंस बुक कैसी हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी अबाउट एनाटॉमी, तो आप अगर आपने BDA चौरसिया या विश्राम सिंह जो भी आपकी बुक है, अगर आपने वो पूरी कवर कर ली है तो फिर यू कैन गो फॉर ग्रेव्स। अगर किसी को जानना हो, somebody can go for स्नेल्स, मूर्स, मतलब मैंने तो यही 3 देखी थी। भाई ने पूरी बुक पढ़ चुकी है भाई। तो ऐसे बुक्स रहती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण है, BM वासुदेवन है,
बट उसके बाद किसी को जाना हो तो वो हार्पर जा सकता है, लिपिन कॉर्ड जा सकता है। तो these are the books। केवल भाई मैंने हार्पर पढ़ी है यार, मतलब सबसे ज्यादा हार्पर ही पढ़ी है रेफरेंस में। तो मतलब ये कर सकते हैं अपन। और फिजियोलॉजी में जैसे मतलब रेफरेंस और मेन बुक, फिजियोलॉजी में जैसे गाइटन इज अ वेरी प्रेफर्ड बुक, लोग बहुत प्रेफर करते हैं। कुछ लोग एके जैन प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जीके पाल प्रेफर करते हैं, शंभुलिंगम भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं। बट वो एग्जाम के लिए तो भैया अपने लिए गीता टाइप की साबित होती है, हाँ। एग्जाम में अपन करते हैं। तो हाँ। मतलब अस्तस करके अपन मेन बुक्स और डिफरेंस बुक में। और अगर फिजियो में रेफरेंस किसी को जाना है तो फिर गैनोम बहुत प्रेफर्ड बुक है। वॉल्टर बोरॉन की एक आती है, वो बहुत गेनोम तो यार मतलब ऑब्वियसली यार अच्छी बुक है, उसको तो मैंने देखा है, ऐसे ही बात है, मैंने किए हैं, मतलब इट्स अ गुड बुक। 70% उसको कवर किया है मैंने, तो अच्छी बुक है वो, मतलब गाइडेंस से अच्छी, मतलब गेनोम मुझे लगता है उसकी वर्डिंग भी सही है। तो यार अब ये चीजें हो गई अपन। अब देखो यार मतलब जैसे एनाटॉमी में तो केवल एनाटॉमी तो बस बीडीसी तो नहीं है। तो यार आप ये बताओ कि मतलब एनाटॉमी में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कौन कौन सी बुक्स, मतलब आप सबसे पहले आप बताते जाओ कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बुक्स राइटर्स की पढ़नी चाहिए, और फिर नेक्स्ट और यार नीट पीजी के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बीडीसी केवल सफिशिएंट है या फिर हमको ग्रेस के लिए चाहिए। तो आप सब्जेक्ट वाइज बताते जाओ कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एनाटॉमी के लिए व्हाट बुक्स वी यूज। तो एनाटॉमी में देखो ऐसा है, एनाटॉमी बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है एंड उसके अलग अलग एक्चुअली सब टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो होता है ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब जो मेन एनाटॉमी होती है कि हेड एंड नेक एंड एब्डोमेन, थोरैक्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। तो ग्रॉस के लिए व्हाट बुक्स वी आर सपोज टू यूज। तो ग्रॉस के लिए आई थिंक जो मेन बुक होती है मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, चाहे एमपी में बात करो या इवन ऑल ओवर इंडिया, जो मेन बुक होती है वो होती है हमारी बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह, वन ऑफ द टू। एंड पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ बीडी चौरसिया बिकॉज बीडीसी जो है एक काफी पुरानी बुक है, एक एस्टैब्लिश्ड नेम है इंडस्ट्री में, और काफी सारे उसमें एडिशंस भी हुए हैं विद टाइम। शायद 9th एडिशन शायद आ चुका है, 9th एडिशन है, और काफी चीजें ऐड भी हुई हैं उसमें, एडिटिंग बहुत हुई है उसकी। तो पर्सनली मैंने तो बीडी चौरसिया प्रेफर की थी। विश्राम सिंह इज जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैंने बीडी चौरसिया प्रेफर की थी। अगर किसी को डीप जाना है फर्दर इसके भी बियॉन्ड, तो एज अ रेफरेंस बुक आप ग्रेज एनाटॉमी यूज कर सकते हो। द बिग बुक ऑफ एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं, गीता है वो एनाटॉमी की, बट वो कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है वो। अगर किसी को डिटेल में नहीं जाना बट क्लिनिकल एस्पेक्ट टच करना है, जैसे कि न्यूरो एनाटॉमी, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स का जो एस्पेक्ट होता है, लाइक आप फीमर पढ़ रहे हो तो एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, तो ऐसी चीजें अगर किसी को क्लिनिकल एस्पेक्ट को कोरिलेशन करके इन फ्यूचर के लिए अगर पढ़ना है तो फिर आप मूर्स ट्राई कर सकते हैं या स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनल प्रेफरेंस दूंगा मूर्स को, क्योंकि मूर्स बहुत डिटेल्ड बुक है। तो मूर्स एनाटॉमी वुड बी गुड। अगर आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए आप मूर्स एनाटॉमी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, ना तो कोई पढ़ेगा इतना, मेरे को पता है, बट और किसी भी कोई नहीं पढ़ सकता एंड ना ही कोई पूछने वाला है इतना। ऑब्वियसली वैसे बीडीसी सफिशिएंट रहती है, बीडीसी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में, चाहे वो आप मतलब प्रॉफ के लिए हो या फिर नेक्स्ट या नेट पीजी के लिए हो, उसमें मतलब क्लिनिकल भी रहता है और सब कुछ मतलब कोरिलेट सब कुछ चीजें रहती है, मतलब जितना अपन को चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बीडीसी तो ग्रॉस के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एम्ब्रियोलॉजी, एंड एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उसका उतना वेटेज नहीं होता है वही एंड इसलिए बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बट फ्यूचर में फॉर योर कमिंग ईयर्स, जैसे आप पीडियाट्रिक्स पढ़ोगे, ऑब्स गाइनी पढ़ोगे फ्यूचर तो उसमें तो एम्ब्रियोलॉजी, तो उसमें एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, जो मेन बुक है, एक बुक आती है आईबी सिंह, इंदरबीर सिंह की एक बुक आती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड बुक, इंदरबीर सिंह, तो हम वो प्रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विश्राम सिंह की भी एम्ब्रियोलॉजी आती है, आप देखना हो आप वो भी देख सकते हो। रेफरेंस बुक में अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं एक ही बुक बताऊंगा विच इज अ वेरी गुड बुक, क्योंकि एज इट इज वो वॉल्टर्स क्लूवर एक पब्लिकेशन है, बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, तो उसी की बुक है वो, एंड दैट बुक इज लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी। इट इज आई थिंक द बेस्ट रेफरेंस बुक दैट यू कैन फाइंड। बहुत पतली सी बुक है, छोटी सी, उसमें बहुत कंसाइज वे में चीजों को बताया गया है, क्लिनिकल एंड कंसेप्चुअल कवर किया गया है। देन उसके बाद हम आते हैं हिस्टोलॉजी पे।
तो हिस्टोलॉजी ऐसा है कि मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हिस्टोलॉजी। फर्स्ट ईयर पे तो मतलब ऐसा रहता है कोई वो नहीं करता है, बट हाँ ये सेकंड ईयर में हिस्टोपैथ वगैरह इम्पोर्टेंट है। बट फर्स्ट ईयर में क्या है, वेटेज बहुत कम रहता है, तो लोग जनरली उसको प्रेफर नहीं करते। एग्जाम के 15-20 दिन पहले ही पढ़ते हैं लोग, फाइल बनाते हुए उसमें 4 पॉइंट याद कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो हिस्टोलॉजी के लिए आई थिंक द बुक दैट यू शुड कीप, एक तो डी फियोर्स की एक एटलस आती है, दैट्स अ वेरी गुड बुक, वो रशियन ऑथर है उसके, एंड दैट्स अ वेरी गुड बुक। वो कंप्लीट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी है, वो कंप्लीट किताब है, वो बहुत हाई फाई भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल मतलब इसमें है कि जनरल वे में भी और वैसे अपन ब्रॉड वे में भी जाए तो मतलब सबका मेंटेन कर लेती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को और पढ़ना है तो एक जंक्वेराज एटलस आती है हिस्टोलॉजी की, बहुत डीप होती है, लैंग पब्लिकेशन की है वो, गेनोंग जिस पब्लिकेशन की है। किसी को और पढ़ना है तो फिर वीटर्स की हिस्टोलॉजी आती है एटलस, बट उसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं है, मतलब उतना ना तो कोई पढ़ता भी नहीं है उतना। वीटर्स बहुत डिटेल्ड एटलस है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और फिर नेक्स्ट जो इसमें हमारा लास्ट सब टॉपिक आता है, दैट इज आवर न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज अगेन उसका वेटेज बहुत कम होता है, बट आई थिंक उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी गुड। तो न्यूरो एनाटॉमी में एक तो आप बीडीसी या विश्राम सिंह के साथ ही जो हमारा मेन सेट आता है ग्रॉस का, उसके साथ ही हमारी न्यूरो एनाटॉमी की बुक आती है, तो बीडीसी या विश्राम सिंह वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमें और डिटेल जाना है तो वी कैन रीड दत्ता and we can also read Snell's Neuroanatomy. Personally, I would recommend दत्ता because वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड बुक है, बहुत मतलब वो इवन दो इट्स डिटेल्ड लेकिन उसमें बहुत इररिलेवेंट चीजें नहीं है, सब रेलेवेंट चीजें, तो वो बहुत प्रॉपरली आपको कवर करा देती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऑस्टियोलॉजी पढ़नी हो, ऑस्टियो और जनरल एनाट पढ़नी हो, तो ऑस्टियोलॉजी के लिए आईबी सिंह की बुक आती है। जनरल एनाट के लिए एक तो बीडीसी या विश्राम, जो भी आप बुक ग्रॉस के लिए प्रेफर करोगे, उसी के साथ एक छोटी सी बुक आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंद्रवीर सिंह की भी एक जनरल एनाटॉमी की बुक, तो मैंने तो वैसे बीडीसी की थी, बीडीसी की रहती है उसमें। तो देखो यार, कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको रेफरेंस बुक और डेप्थ में जानी है, देन भाई ने जो बोला है वो आप कर सकते हो। बाकी बीडीसी मोर देन सफिशिएंट रहती है, उसमें मतलब अपन को सब कुछ चीज मिल जाता है, क्लिनिकल कोरिलेशन से भी, जो कि अपन को इन फ्यूचर काम आने वाला है, और क्या बोलते हैं अभी प्रॉफ के लिए भी चीजें हो जाती हैं। तो मैं अगर चीजों को समराइज करूं और मैं अगर क्या कहना चाहिए, बेयर मिनिमम बताऊं कि इतना तो पढ़ना ही है, तो बेयर मिनिमम में आई वुड से कि आपकी बीडीसी या विश्राम सिंह कोई भी है, जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, वो आपको ग्रॉस में पढ़नी है। हिस्टोलॉजी में आपको डी फियोर्स पढ़नी ही है, एम्ब्रियोलॉजी में इंद्रवीर सिंह पढ़नी है। तो आप अगर यही 3 किताबें पढ़ो बस, तो भी बेयर मिनिमम तो कवर हो जाएगा, आप पास तो इजिली हो जाएंगे, और नेक्स्ट के लिए भी सही रहेगा, नेक्स्ट के लिए भी वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आप बताओगे मतलब फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, मेन बुक और रेफरेंस बुक्स में कौन कौन से हम अपन यूज कर सकते हैं? ओके, फिजियोलॉजी थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बिकॉज फिजियोलॉजी में इट्स अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द बॉडी, और बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स हैं अलग अलग प्रोसेसेस के, वो वर्कड आउट नहीं है, तो अलग अलग बुक का क्या लिखने का तरीका चेंज होता जाता है उनको। तो फिजियोलॉजी में मैं ये बोलूंगा कि जैसे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है फिजियोलॉजी, इसीलिए तो फिजियोलॉजी में फिर मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको मेन बुक, इफ यू आस्क मी व्हाट शुड बी आवर मेन बुक, तो आई वुड से गाइटन एंड हॉल, वेरी ओल्ड बुक, वेरी एस्टैब्लिश्ड बुक, ट्रस्टेड बुक, और यूजी लेवल पे उसके साथ उससे अच्छी कोई बुक आई ही नहीं है शायद आज तक। तो इट्स अ वेरी गुड बुक, कंसेप्चुअली बढ़ाती है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है उसमें मैकेनिज्म्स को पढ़ना और समझना, ऑब्वियसली बिकॉज वो एक फॉरेन ऑथर बुक है, तो थोड़ा लेंदी होता है और थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर आप दूसरे बुक से कंपेयर करोगे तो बहुत सिंपल होती है। तो गाइडेंस शुड बी द मेन बुक। कई लोग एके जैन प्रेफर कर लेते हैं मेन बुक में, अगर हमें इंडियन ऑथर्स में चाहिए तो एके जैन इज देयर। वी हैव जीके पाल, उनकी भी बुक है बहुत अच्छी, वो अभी नया आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट शंभुलिंगम तो भाई अपने लिए तो भगवान टाइप का है। वो लास्ट में 2 महीने अभी से मतलब मत करना शंभुलिंगम, वो लास्ट के 1.5-2 महीने है, चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई भी हो, वो लास्ट में यूज करता ही है। भाई ने शायद नहीं यूज की होगी। नहीं, मैंने नहीं यूज की, बट शंभुलिंगम लास्ट में अपन देख सकते हैं, क्योंकि वो 1-1.5 महीने में हो जाती है, ठीक है। तो अब खासकर सबसे पहले यार हिंदी मीडियम वाले, तो हिंदी मीडियम वाले क्या यूज करें, एके जैन या फिर गाइडन? हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये बोलूंगा, जैसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में ऑब्वियसली, तो उस कंडीशन में देखो, अगर गाइडन तो आप ट्राई करो ही, पहले आप लाइब्रेरी में जाके ट्राई करो, या मतलब लेना खरीदो मत, कोई सीनियर से लेके या लाइब्रेरी में जाके आप ट्राई कर लें।
अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है गाइटन से, क्योंकि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं हमेशा गाइटन को दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गाइटन। अगर नहीं होता है तो फिर इतनी सारी बुक्स में से मैं बोलूंगा जीके पाल। इट्स अ वेरी गुड बुक, क्योंकि जी हालांकि मैंने एक दिन पर्सनली ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट जीके पाल इज वेरी गुड, बहुत कंसाइज किताब है और बहुत एक्चुअली वो गाइटन पे ही काफी कुछ मैंने देखा है बेस्ड है। सारी बुक्स जितनी भी बुक्स आती है ना इंडियन ऑथर्स, वो गाइटन के ही आसपास होती हैं। तो जीके पाल इज अ वेरी गुड बुक। ऐसे में फिर आपको जीके पाल, यू शुड गो फॉर जीके पाल। ओके, तो मतलब यही है कि अगर आप हिंदी मीडियम में, सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप गाइटन के लिए ट्राई करो। कोई भी जैसे मान लो रेफरेंस बुक है ना, तो आप पहले ट्राई करो जाके लाइब्रेरी में, देन उसके बाद आप परचेस करो। अगर आपसे हो जाता है देन, क्योंकि क्या बोलते हैं, आप जोश जोश में ना रेफरेंस बुक्स ले लोगे और ये कॉस्टली रहती हैं। तो पहले जाके आप लाइब्रेरी में ट्राई करो, उसके बाद अगर आपसे होती है देन आप पढ़ो, अदरवाइज आप एके जैन या फिर जीके पॉल ले सकते हो। ठीक है, तो अब जो लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में यार अपन ओवरऑल 11th-12th में चीजें वही पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अब क्या रहता है, कोरिलेशन क्लिनिकली बेस्ड रहता है, बाकी वही साइकिल्स आप पढ़ेंगे इसमें भी। तो कौन कौन सी रेफरेंस बुक और मेन बुक यूज करनी चाहिए? ओके, बायोकेमिस्ट्री में ऐसा है कि बायोकेमिस्ट्री में अगेन बहुत सारी किताबें हैं। ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री के साथ अच्छी चीज ये है कि एक तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, वो इजी सब्जेक्ट है कवर करने में, और बहुत छोटा सब्जेक्ट भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं आते हाँ, तो फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाते। एंड इट्स वेरी इजी, आप बना सकते हो आखिरी तक कंसेप्ट। उसमें करना कुछ नहीं होता है आपको बायोकेमिस्ट्री में। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली 3-4 बुक्स आती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सत्यनारायण, यू सत्यनारायण करके एक बुक आती है। इट्स अ वेरी गुड बुक। हालांकि हाँ, इट्स नॉट अ पीजी लेवल बुक, वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे ही फिट बैठती है, लाइक शंभुलिंगम, थोड़ा सा शंभुलिंगम का एक लेवल ऊपर है वो। तो सत्यनारायण पढ़ सकते हैं आप। डीएम वासुदेवन एक बुक आती है। डीएम वासुदेवन हैज वेरी गुड क्लिनिकल कोरिलेशन, उसमें क्लिनिकल केसेस वगैरह बहुत अच्छे दिए रहते हैं। तो अगर किसी को वैसे पढ़ना हो तो वो डीएम वासुदेवन भी पढ़ सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ऑथर्स में आई थिंक लिमिटेड ही है बायोकेमिस्ट्री। हाँ, दो ही मेन है। एक रफी करके एक आती है बुक, आई थिंक वो पाकिस्तानी ऑथर है शायद, आई डोंट थिंक, तो मुझे नहीं है, बट मेन वासुदेवन और सत्यनारायण ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेफरेंस बुक अगर किसी को पढ़नी है तो एक तो बहुत अच्छी बुक है हार्पर, ऑब्वियसली वो लेवल है, वो तो एक स्टैंडर्ड है। एक और बुक आती है बहुत अच्छी, जो कि मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से यूज की है और मेरी बहुत फेवरेट भी रही है, दैट इज लिपिनकॉट्स बायोकेमिस्ट्री। इट्स अ वेरी गुड बुक, फैबुलस बुक, बहुत कंसेप्चुअल बुक है और बहुत पतली सी है यार, एक तो बहुत इजी होती पढ़ने में, आप पढ़ सकते हो आप इसलिए यार, इसको मतलब कर सकते हैं, इट इज डूएबल एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि हर इंसान को एक लिपिनकॉट ट्राई तो करनी चाहिए। आप जाके एक बार लाइब्रेरी में, या अगर आप किसी सीनियर के पास हो तो आप एक बार ट्राई तो जरूर कीजिए लिपिनकॉट, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो बायोकेमिस्ट्री यही है। बायोकेमिस्ट्री में इनफैक्ट मैं सलाह देना चाहूंगा कि उसको आखिरी तक इग्नोर ना करें, लोग उसको आखिरी तक इग्नोर करें। इवन की फिजियोलॉजी भी लोग ना यही सोचे उड़ी में रहते हैं लोग कि अपन ने तो 11th-12th में पढ़ लिया, एग्जैक्टली, तो वो चीज काम चलता रहता है, तो केवल अपन फोकस क्या करते हैं, नॉट में ही फोकस करते हैं, बाकी फिजियो और बायोकेमिस्ट्री में लास्ट के जब 3 या 4 महीने होते हैं पढ़ते हैं। तो ऐसा मत करना, अपन मतलब हर चीज को लेके ही बराबर चल चलना, राइट इक्वलिटी होनी चाहिए सब सब्जेक्ट में, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट सब्जेक्ट हो इन फ्यूचर या फिर लॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे ब्रॉड सब्जेक्ट रहते हैं खासकर जैसे एनॉट वगैरह, तो वही है मेन। तो ये सब कुछ रहा अपना। तो प्रांजल यार, मतलब एक कंसाइज वे में अगर अपन देखा जाए तो कोई भी बुक करो, चाहे वो मतलब इंडियन ऑथर की हो या फिर फॉरेन की हो, उसको मतलब एक पर्टिकुलर में रिवीजन सेट चाहिए। अगर आप ऐसा रेफरेंस बुक यूज कर लोगे, अगर उसको आप मतलब साल में एक बार भी पढ़ पाए, तो इससे अच्छा कि आप वो बुक करो जिसको आप मतलब मेनी टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। एक्चुअली बात ये रहती है, बुक्स बहुत हैं, सब्जेक्ट मैंने पहले ही कहा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ऑब्वियसली, तो बुक्स भी इतनी सारी हैं कि आप पागल हो जाएंगे, इतनी सारी बुक्स हैं, मैं नाम भी नहीं गिना सकता आपको बैठ के, इतनी बुक्स। वैसे तो ज्यादा ही गिना दिया बट स्टिल ये है कि आप अगर सारी पढ़ने के पीछे जाएंगे तो आप फिर हाथ कुछ भी नहीं आएगा, ना घर का ना घाट का। तो बेटर इज कि हम इतनी सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है हम कुछ फोकस बुक्स पे चलें। मैंने जो मेन बुक्स के नाम बताए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, एनाटॉमी के लिए मैंने बताया है विश्राम सिंह बीडीसी, फिजियो के लिए मैंने गाइटन बताई है, अगर वो नहीं तो जीके पाल, और बायोसी में फिर आपका डीएम वासुदेवन है, सत्यनारायण। वैसे हार्पर अगर वासुदेवन से वैसे हम अपन यूज कर सकते हैं, हार्पर कर सकते हैं, थोड़ी एक्सटेंसिव है वो, थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा है उसमें,
मैं तो मेन बुक की बात कर रहा हूँ जो कॉलेजेस वगैरह में प्रेफर होती है बहुत कॉमनली। तो ये बुक्स ऐसी हैं, आप इनको तो करके ही चलो, इनको मतलब इट्स बेटर 10 बुकों को एक बार करने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार कर लो, तो वो ज्यादा बेटर, तो वो ज्यादा बेटर है। वो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और वो बाय हार्ट आपको बुक समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक बेटर होता है कि बहुत अच्छा। एंड सेकेंडली डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो पहली बार इतना सारा सिलेबस देखते हैं हम, ऑब्वियसली बट भी आए थे तो हाँ हम भी आए थे तो डर ही गए थे, बट स्टिल कर हो जाता है। एट द एंड आप सब कवर कर लोगे, धीरे धीरे करते चलो, एक पर्टिकुलर पेस पे रोज थोड़ा थोड़ा कवर करते चलो, एट द एंड यू विल बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग, तो वो हो जाएगा। तो वही है कि मतलब अपन को टारगेट फिक्स करके रखना और स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है ना, और सीनियर से कनेक्टेड में रहना है, क्योंकि सीनियर हर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आपके कॉलेज का सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो वही है कि आपको सीनियर से कनेक्शन में रहना है। और बात यार कि मतलब ये सब पढ़ाई वगैरह होती है, ठीक है ना, अपन को पढ़ना ही है, मतलब एक ये जो मेडिकल फील्ड है ऑब्वियसली लाइफ टाइम पढ़ना है, तो लाइफ को एंजॉय करना भी सीखना, ठीक है ना, मतलब पढ़ाई के पीछे मत भागना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम है जो अपन मतलब अपने आप को टाइम दे सकते हैं और चीजें मतलब निखार सकते हैं। तो यही सब बातें रही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हो। मैं मतलब फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को मतलब हो सके जितना शेयर करना चाहते हो प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करो, प्लीज इतना सपोर्ट चाहिए, जैसे मतलब अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो बना सके भाई से कि भाई ने क्यों एनएससी मेडिकल कॉलेज चूज की है एम्स और जिपमर को छोड़ के, ठीक है ना। और मतलब इसको नीट में मतलब बाहर अच्छी अच्छी कॉलेज मिल सकती थी, बट इसी ने एनएससी भी चूज किया है। तो अपन इस पे वीडियो बनाएंगे, अभी हमारी एग्जाम है, एग्जाम के बाद वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।